एमकॉम फाइनल ABST पेपर CP4। आज मैं आपको GST से राजस्व में प्रगति इसमें बताऊंगी आपको कि किस तरह से ग्रोथ इन रेवेन्यू ड्यू टू GST। 1 जुलाई 2018 को देश के सबसे बड़े कर सुधार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू हुए 1 वर्ष पूरा हो गया है और GST लागू करने से अप्रत्यक्ष कर चुकाने वाले करदाताओं की संख्या 64 लाख से बढ़कर 70 लाख हो गई है। GST से कर संग्रह 89.89 हजार करोड़ प्रतिमाह हो गया है, जो शीघ्र ही 1 लाख करोड़ प्रतिमाह होने की संभावना है। यह आपको एक तालिका दी जा रही है, इस तालिका से समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। इस तालिका से बिल्कुल स्पष्ट है, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि GST से कर संग्रह जो है 89.89 हजार करोड़ प्रतिमाह हो गया, जो शीघ्र ही 1 लाख करोड़ प्रतिमाह होने की संभावना है। GST में संभावित बदलाव। GST में आने वाले समय में निम्न परिवर्तनों की संभावना है। पहला, कुछ वस्तुओं पर कर 28% से घटाकर 18% हो सकता है। दूसरा, टैक्स स्लैब कम हो सकते हैं। तीसरा, GST का दायरा और बढ़ेगा। चौथा, रिटर्न बढ़ना आसान। ये कुछ आपके इसमें बदलाव होने की संभावना है। फिर है आगे GST परिषद की 28वीं बैठक के प्रमुख निर्णय। अब मैं आपको मेन डिसीजंस ऑफ GST काउंसिल ये बताऊंगी, समझाऊंगी, जिसमें सबसे पहले हम 28वीं बैठक के प्रमुख निर्णय लेते हैं। GST परिषद की 28वीं बैठक 21 जुलाई 2018 को हुई। यह चुनाव पूर्व की बैठक थी, अतः परिषद ने निम्न प्रकार से कर की दरों में कमी की, जो 27 जुलाई 2018 से प्रभाव में आने की संभावना है। ये जो दरें हैं, रिड्यूस रेट है GST की, ये एक तालिका के माध्यम से मैं आपको समझा रही हूँ और ये तालिका आपको यहाँ दिखाई जा रही है। अन्य महत्वपूर्ण निर्णय जो हुए, जैसे पहला, आयातित यूरिया पर कर की दर 5%। दूसरा, पुस्तकों पर कर की दर 5%। तीसरा, यह तय किया गया कि परिषद अपनी अगली 29वीं बैठक में MSME क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श करेगी। चौथा, करदाताओं के लिए अपना पंजीकरण करवाने के लिए अंतिम दिनांक को 31 अगस्त तक बढ़ाया गया और तब तक अर्थदंड नहीं लगाया जाएगा। पांचवा, पेट्रोल एवं डीजल में प्रयुक्त एथेनॉल पर कर की दर 5%। कुल आवर्त के 10% तक सेवाएं अथवा सेवा से कुल आवर्त 5 लाख रुपए में से जो भी अधिक हो। सातवां, परिषद ने कंपोजिशन योजना में आने के लिए पुनः आवर्त सीमा को 1 करोड़ से 1.5 करोड़ करने की अनुशंसा की। आठवां, सामान्य करदाताओं के लिए 5 करोड़ तक सकल आवर्त होने पर त्रैमासिक विवरणी और अधिक होने पर मासिक विवरणी की अनुशंसा की। नौवां, विपरीत कर संबंधी प्रावधानों को लागू करने हेतु समय सीमा 1 वर्ष बढ़ाई। और 10वां, विशेष राज्यों में व्यापारी का आवर्त 10 लाख से अधिक होने पर पंजीकरण अनिवार्य था। इस सीमा को अन्य राज्यों की तरह 20 लाख तक बढ़ाने की अनुशंसा की। आगे है GST परिषद की 29वीं बैठक के प्रमुख निर्णय। GST परिषद की 29वीं बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि यदि कोई करदाता डिजिटल माध्यम यथा भीम ऐप, रुपे, UPI आधारित भुगतान करता है तो उसे ऐसे भुगतान पर नकद वापसी की सुविधा प्रदान की जाएगी। निस्संदेह सरकार के कर संग्रहण में इस कारण वृद्धि होगी। इस बैठक में कर की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। GST परिषद की 30वीं बैठक के प्रमुख निर्णय। GST परिषद की 30वीं बैठक में कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं हुआ, वह न ही कर की दरों में कोई परिवर्तन किया गया। इस बैठक में 7 मंत्रियों की एक समिति का गठन किया गया, जो 31 अक्टूबर 2018 तक मुख्यतः निम्न पर अपना निर्णय देंगे। पहला, केरल बाढ़ से जो नुकसान हुआ है उसे वसूल करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर की राशि पर 10% की दर से सेस लगाया जाए। दूसरा, ऐसा कानून बनाकर कर की दर में वृद्धि कर एक फंड बनाया जाए जिससे प्राकृतिक विपदा से होने वाले नुकसान को कम कर सकें। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स एवं स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स का निर्माण किया जाए।
फिर है जीएसटी परिषद की 31वीं बैठक के प्रमुख निर्णय। इस बैठक में निम्न निर्णय लिए गए। पहला, ई वे बिल संबंधी नियम को थोड़ा कठोर किया गया है। यदि कोई व्यापारी जीएसटी विवरणी दाखिल नहीं करता है तो वह ई वे बिल ऑनलाइन जारी नहीं कर सकता है। दूसरा, जीएसटी की विवरणी प्रस्तुत करने के समय अवधि में बदलाव कर उसे आगे बढ़ा दिया। तीसरा, समिश्रण योजना में रियल एस्टेट स्टेटस व छोटे सेवा प्रदाता को सम्मिलित करने के लिए मंत्रियों के समूह की एक समिति बनाई गई। और चौथा, पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने हेतु विवेचना की गई। पांचवा, कर की दरों में कुछ परिवर्तन किए गए। आगे है जीएसटी परिषद की 32वीं बैठक के मुख्य निर्णय। इस बैठक में निम्न महत्वपूर्ण लिए गए। केवल माल की पूर्ति करने वाले व्यक्तियों के लिए जीएसटी में पंजीकरण की सीमा को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए किया गया। दूसरा, सेवा प्रदाता को जिसका गत वर्ष में कारोबार 50 लाख रुपए था को समिश्रण योजना में सम्मिलित होने का विकल्प दिया गया। इस हेतु कर की दर 6% रहेगी। तीसरा, समिश्रण योजना में शामिल विक्रेता व सेवा प्रदाता को अपनी कर विवरण त्रैमासिक व जीएसटी विवरणी वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करनी होगी। चौथा, केरल राज्य को केरल में हुए विक्रय व सेवा प्रदान करने पर अधिकतम 1% की दर से आपदा शुल्क लगाने का अधिकार दिया। और पांचवा, जीएसटी कर दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। आगे जीएसटी परिषद की 33वीं बैठक के मुख्य निर्णय। परिषद की 33वीं बैठक में निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहला, सस्ते एवं सुलभ आवासीय योजना के अंतर्गत मकान बनाकर बेचा गया है तो उस पर जीएसटी की दर 1% रहेगी व अन्य आवासीय मकानों पर यह दर 5% रहेगी। उक्त दोनों ही परिस्थितियों में क्रेता को निवेश कर जमा आईटीसी की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। दूसरा, सीमेंट पर जीएसटी की दर यथावत 28% ही रहेगी। आगे है जीएसटी परिषद की 34वीं बैठक के मुख्य निर्णय। आवासीय मकानों पर पुरानी जीएसटी दरों के चयन का भी विकल्प दिया गया। पुरानी दरों में आवासीय मकान पर जीएसटी 12% से लगाया जाता था व इसके साथ कर जमा की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। आगे है कर संग्रह का प्रशासन। यदि किसी वस्तु अथवा सेवा की प्रारंभ से अंत तक जिन सभी व्यापारियों ने पूर्ति किए वे सभी व्यापारी एवं अंतिम उपभोक्ता एक ही राज्य के हैं तो कोई भी किसी भी स्तर पर आईजीएसटी नहीं चुकाएगा और कर के संग्रह एवं वितरण में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इसे मैंने उदाहरण 1 व 2 के द्वारा आपको समझाया है, तो आप उदाहरण 1 व 2 को देख करके इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके विपरीत यदि हर व्यापारी जब भी आगे से आगे माल बेचता है तो दूसरे राज्य में ही बेचता है तो कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि हर व्यापारी आईजीएसटी ही वसूल करेगा और आईटीसी भी आईजीएसटी की ही लेगा। किसी भी स्तर पर सीजीएसटी एवं एसजीएसटी न तो वसूल किया जाएगा और न ही इसकी आईटीसी लेनी पड़ेगी। तो मैंने अभी आपको बताया जो कर संग्रह का प्रशासन की उदाहरण 1 और 2 के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप इसको देख करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं। थैंक यू।